एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। बात नहीं, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी से पहले आप लोग साइड में 2 क्वेश्चन लिख लो। ये 2 सवाल सब लोग ट्राई करेंगे, मुझे इसका सलूशन भेजेंगे, ठीक है। 2 बॉडी बनाओ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 10 kg की बॉडी, ये 20 kg की बॉडी। यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, μ1 है 0.2, μ2 है 0.4 और ये फोर्स हमने लगाया है 50 न्यूटन। फाइंड आउट एक्सेलेरेशन A1 एंड A2। A1 इसका है, A2 इसका है, और फ्रिक्शन बताना है Fr1 और Fr2। बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन Fr1 है और यहाँ पे फ्रिक्शन Fr2। ये क्वेश्चन एक और लिख लेना, इसको ट्राई करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा कांस्टेंट फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है, बेटा प्लीज ध्यान दें, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो होता है, मान लेते हैं कि एक बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F, कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, तो इसका जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है F.S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसे आप Fs cos थीटा लिख सकते हैं। F यहां पर क्या है? F यहां पर कांस्टेंट फोर्स है और S यहां पर है, बताओ क्या है S? किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेटा जो S है हमारा, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब है बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है, बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है वो है, बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है वो। जैसे बेटा मान लो कोई बॉडी है, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है,
अब बॉडी के अगर हमने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, तो ये जो पी पॉइंट है इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है ये दिखना होगा। ये पी पॉइंट, बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही इससे मतलब नहीं है, बॉडी के जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बच्चों हमें देखना है एस। तो अक्सर क्या होता है कि हम लूज लैंग्वेज में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि एस इज द डिस्प्लेसमेंट, बस खत्म। कभी कभी फंस जाएंगे अगर सही से पता नहीं होगा। तो एस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब बॉडी के उस बिंदु का, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जिस पे हमने फोर्स लगाया है। अब होता क्या है बेटा, बहुत ध्यान समझना। मान लो एक बॉडी है ऐसे, और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही, यहां से यहां तक आई, और इस पे फोर्स हमने एफ लगाया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है जिसमें बॉडी ट्रांसलेशन करती है, तो बॉडी का जो पॉइंट जिस पे हमने फोर्स लगाया होता है उसका जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का भी होगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का भी होगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट सभी पॉइंट का होता है। तो फर्क ही नहीं पड़ता चाहे जिसका डिस्प्लेसमेंट लिख दो, चूंकि जो बॉडी है वो सीधे ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। ऐसी परिस्थिति में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट और बॉडी के बाकी पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर बॉडी लुढ़कते हुए जा रही हो, रोलिंग करते हुए जा रही हो, तो हम डिस्कस करेंगे कभी रोलिंग में, वहाँ अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। वहाँ आपको सच्चाई का पता होना ज़रूरी है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए। तो बच्चों इस बात को विशेष जोर दे के याद रखिए कि एस हियर इज नॉट ओनली द डिस्प्लेसमेंट बट इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, वर्क का यूनिट बताइए क्या, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसे क्या बोलते हैं बेटा, जूल होता है, ऐसा ही यूनिट है। अच्छा सीजीएस क्या होता है, सीजीएस यूनिट बताओ क्या होता है, अर्ग। चलो बताओ एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो एक जूल जो होता है 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, है ना। इतनी बात लिखो फटाक से।
होता है कई बार लोग नहीं लिख पाते हैं। और तो लेकिन किसी से कॉपी कर लो, है ना। देखो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, एफ डॉट एस हमने लिखा तो फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा। थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखो, तो इतना लेजी मत बनो। अब मुझे बताओ, ध्यान समझो, अगर जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री से छोटा है तो बताओ कॉस थीटा कैसा होता है, 90 कॉस पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन कैसा होगा। अच्छा, कोई फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, वर्क का मतलब होता है किसी बॉडी पे वर्क करने का मतलब एनर्जी का लेन देन करना। जब हम किसी पे वर्क करते हैं तो हम उसको एनर्जी दे रहे होते हैं। पॉजिटिव वर्क करते हैं तो एनर्जी दे रहे होते हैं, नेगेटिव वर्क करने का मतलब हम उससे एनर्जी ले रहे हैं। अब बात को समझिए, तो अगर हमने किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क किया, मान लो 20 जूल वर्क किया, तो 20 वर्क क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। तो 20 किसी बॉडी पे आपने 20 जूल वर्क किया, इसका मतलब आपने उसको 20 जूल एनर्जी दे दी। आपने किसी बॉडी पे -50 जूल वर्क किया, मतलब आपने उससे 50 जूल एनर्जी ले ली। बात समझ रहे ना। तो वर्क डन इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जब आप किसी को वर्क करते हो तो इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। और अगर एनर्जी की भी डेफिनेशन देखो तो एनर्जी कैसे डिफाइन होता है, एनर्जी आपका डिफाइन होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी अगर तुम्हारे अंदर कार्य करने की क्षमता है मतलब एनर्जी है, क्योंकि जब तुम कार्य कर रहे हो, जब तुम वर्क कर रहे हो तो वह एनर्जी ही दे रहे हो। बात समझ रहे हो ना, एनर्जी है तो एनर्जी दे सकते हो। तो अगर एंगल एक्यूट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी वो फोर्स बॉडी को एनर्जी दे रहा है कि ले रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ठीक है, चलो लिखो, 90 से अगर एंगल बड़ा है तो कॉस कैसा होता है, कॉस नेगेटिव होता है। वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर एनर्जी बॉडी से ले रहा है, पॉजिटिव एनर्जी देने की बजाय एनर्जी ले रहा है। अच्छा, अगर कांस्टेंट फोर्स में एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्यूट एंगल बनाएंगे वो हमारा पॉजिटिव वर्क करेंगे, जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे वो नेगेटिव वर्क करेंगे, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो 0 वर्क करेंगे। अच्छा, एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले में याद दिलाता हूँ वेक्टर के। याद है आपको डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखा करते थे, बताओ। अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, सुनो, हेलो। तो यहां से अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉडी जाती है तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं पढ़ा चुका हूं, जरा मुझे याद दिलाओ फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, x2 i कैप प्लस और z2 माइनस z1। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और याद दिलाओ, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, p वेक्टर इज इक्वल टू a1i b1j c1 के, अगर एक वेक्टर ऐसे लिखा है और दूसरा वेक्टर ऐसे लिखा है a2i b2j c2k, तो बताओ p डॉट q क्या होता है।
बताओ क्या होता है, A1 A2 B1 B2 प्लस, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो, वैसे तो ये पढ़ी हुई है तो इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का मन कर रहा है तो लिख सकता है। नोटेड। आइए एक छोटा सवाल ट्राई करते हैं। एक छोटा सवाल मैं लिख रहा हूं, फाइंड आउट वर्क डन बाय ए फोर्स F इज इक्वल टू 10I कैप माइनस 8J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन on a particle which goes from क्या हुआ? अरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, स्कूल से आधा घंटे पहले फ़ोन आया, घर पे किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसको लेने जाना है। अरे नहीं, अब तो मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने भेज दिया किसी को। तो फाइंड आउट वर्क डन बाय ए फोर्स F इज इक्वल टू 10I माइनस 8J प्लस 6K। मेरे घर वाले थोड़े लापरवाह हैं ना, फ़ोन फेंक देते हैं। अब अच्छा राम जी भैया, हाँ आप भेज दिया मैंने किसी को। अरे वो यश के स्कूल से फ़ोन आया था, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उनका फ़ोन नहीं लग रहा है सालनी का, तो मैंने उनको रवि को फ़ोन कर दिया। फिर कोई बात नहीं, अब रवि पहुंच रहा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन नहीं उठा रही ना सालनी। चलिए, तो when particle goes from 2, 3, 5 to 7, 3, 8, तो एक फोर्स है जो एक पार्टिकल पे लग रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, तो इस फोर्स का हमें वर्क डन बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बताओ कैसे अप्लाई करेंगे। W इज इक्वल टू F डॉट S, F डॉट S, तो यहां से F क्या है, F ये, पहले हम S वेक्टर निकालते हैं बेटा, बताओ जरा S क्या आएगा बेटा, ये है x1 y1 z1 और ये क्या है बेटा x2 y2 z2, जरा फॉर्मूला लगाओ।
तो देखो 7 माइनस 2 x2 माइनस x1 आई कैप, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। 3 माइनस 3 जे कैप, फिर निकालते हैं 8 माइनस 5 के कैप। W इज इक्वल टू, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट पहले लिख लेते हैं, ये कितना है 5 आई कैप 0 जे कैप 1 के कैप, 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप, तो 3 है। ठीक भैया, अब बताइए क्या आएगा, वर्क डन कैसे आएगा बताओ मुझे। फोर्स का देखो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा, इस फॉर्मूले से करते हैं डॉट प्रोडक्ट। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे से करते हैं और के के कोफिशिएंट को के से करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाओ, बगल में फोर्स लिख लो, अगर डाउट है तो नीचे फोर्स भी लिख लो। ये है 10 आई कैप बेटा, ये है माइनस 8 जे कैप और ये है प्लस 6 के। जरा डॉट प्रोडक्ट करो क्या आएगा बताओ बेटा। 5 इंटू 10 50 प्लस 0 इंटू माइनस 8 0 प्लस 3 इंटू 6, तो मुझे लगता है 68 जूल आएगा भाई, 68 जूल न्यूटन मीटर। अगर ये मीटर में है और ये न्यूटन में है तो न्यूटन मीटर आ जाएगा बेटा। तो ये वर्क डन का सबसे सिंपल सवाल है जो बनाया जा सकता है एग्ज़ाम में, सबसे सरल है। ये सवाल किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ना ही गलत होता है किसी का। क्वेश्चन तो लिख लिया था ना, एक सवाल बेटा और लिखो। चलो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक फोर्स लग रहा है, सिमिलर सवाल दे रहा हूँ, बस मुझे आंसर आपकी तरफ से चाहिए। इतना फोर्स लग रहा है न्यूटन में और पार्टिकल जा रहा है 2,3,8 से 8,6,10। क्या आएगा बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर देखेंगे तो 8 माइनस 2 6 आई कैप बेटा, 8 माइनस 2 6 माइनस 3 क्या आएगा 3 जे कैप, 10 माइनस 8 2 के कैप। फोर्स बेटा कितना आएगा, फोर्स 2i माइनस जे माइनस 10 के। डॉट प्रोडक्ट ले लो जरा, 6 इंटू 2 कितना आएगा 12, 3 इंटू माइनस 1 क्या आएगा -3, 2 इंटू माइनस 10 -20, -11 जूल। अच्छा बताओ
पिछले वाले में जो फोर्स है उसने बॉडी को मैकेनिकल एनर्जी दी है कि ली है? कितनी दी है? 68 जूल एनर्जी दे दी बॉडी को। इस वाले फोर्स ने एनर्जी दी है कि ली है? कितनी ले ली? 11 जूल एनर्जी बॉडी से ले ली होगी, कम हो गई होगी बॉडी की एनर्जी। या अगर हम यही बोलना चाहें कि एनर्जी दी है तो बोलेंगे -11 जूल दी है। तुम ऐसा समझो, तुम्हारे पास 20 रुपए थे, हमने तुमको -11 दे दिए। माइनस देने का मतलब क्या हुआ? 20 में से -11, तुम्हारे पास 20 थे, -11 जोड़ो, 9 बचे, इसका मतलब 11 ले लिए हैं। तो -11 देने का मतलब है 11 ले लिया हमने एनर्जी। तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है इसने एनर्जी ले ली है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसने एनर्जी ली है बेटा। क्या समझ पा रहे हो? कर लोगे? आप इसी चीज कर लिया था ना? किसी को लिखना है क्या? लिख लो। अच्छा, कई बार क्या होता है, इसी चीज को घुमा के पूछ लेता है। मान लो हमसे कोई कहे कि एक फोर्स लग रहा है 2I 4J -8K, और तुमसे कह रहा बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस बाई 20 मीटर, फाइंड आउट वर्क डन। एक बॉडी को y एक्सिस की डायरेक्शन में 20 मीटर डिस्प्लेस किया गया। कैसे? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है। कितना है? 20 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का 20 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी? अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन क्या होती है? जे कैप। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है तो क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या है? जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन के कैप। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा एस वेक्टर इज इक्वल टू 20 जे कैप। अब फोर्स तुम्हारे सामने, क्या तुम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर पाओगे? करके दिखाओ। कैसे करोगे? आई के कोफिशिएंट को आई से, अब आई है नहीं तो आई वाला भी 20 मान लें। आई नहीं है तो 0 मानेंगे ना। तो आई का आई से 0, जे का जे से, के का के से, -8 इंटू 0। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 80 जूल। कितने लोगों का सही आंसर था? काफी लोगों ने सही किया है, वेरी गुड।
अब एक छोटा सवाल मैं और देता हूँ आपको। बेटा एक बॉडी है, m मास की, g डाउनवर्ड है ग्रेविटी, ये सरफेस है स्मूथ, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे बॉडी पे फोर्स लगाया, और ये बॉडी बेटा, बॉडी हमारी d डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई, फोर्स कांस्टेंट है, और बॉडी जो है बेटा वो यहां से, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो d है, बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो d। हमें बताना है, एक एक चीज बतानी है। फाइंड आउट वर्क डन, नंबर 1 बाई एफ, नंबर 2 बाई नॉर्मल, नंबर 3 बाई mg। ग्रेविटी का वर्क बेटा कितना होगा, इस फोर्स F का वर्क कितना होगा, mg का वर्क कितना होगा, नॉर्मल का वर्क कितना होगा। अब देखो कई बार क्या होता है, FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं इसका थोड़ा डायग्राम देखूंगी तो कौन सा फोर्स कैसे लगेगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बताओ mg कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, नॉर्मल किस तरह से लग रहा है, ऐसे, और एक फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। और जो डिस्प्लेसमेंट है हर पॉइंट का, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो d डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो d डिस्प्लेसमेंट होगा, d होगा। क्योंकि बॉडी ट्रांसलेशन कर रही तो ये वाला पॉइंट भी d डिस्प्लेस होगा, ये वाला भी d डिस्प्लेस होगा, सेंटर भी d डिस्प्लेस होगा, ये वाला पॉइंट, सभी का डिस्प्लेसमेंट d है, तो वो सोचना नहीं है उसमें, मेनली एंगल के बारे में सोचना है। अगर मैं सारे फोर्स एक साथ बना दूं तो चलो ये बना, ये वाला फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, बॉडी ऐसे जा रही है, तो बताओ पहला वाला F का वर्क डन कितना होगा बच्चों, F का वर्क डन क्या होगा, F डॉट S, तो F S cos थीटा, तो F इंटू D इंटू कॉस थीटा। क्या यही आंसर आएगा, फोर्स का जो वर्क डन होगा वो ये होगा। अच्छा mg का वर्क डन बताओ कितना होगा, mg का वर्क डन, फोर्स हो जाएगा mg, F डिस्प्लेसमेंट d हो जाएगा। अच्छा बताओ जो mg लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल है, तो 90 डिग्री है, cos 90 हो जाएगा। इसका मतलब अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है, अगर बेटा बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है तो mg का कोई भी वर्क डन नहीं होगा, mg का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, mg का वर्क डन 0। बेटा नॉर्मल का वर्क डन बताओ क्या होगा,
नॉर्मल का वर्क डन बताओ क्या होगा। तो नॉर्मल का वर्क देखो, नॉर्मल कैसे लग रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, बॉडी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये नॉर्मल है, एंगल कितना है 90। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये mg है, एंगल कितना है 90। और ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कितना था थीटा। ठीक है ना। तो नॉर्मल का वर्क डन भी यहाँ पे n इंटू डी इंटू कॉस 90 फॉर्मूला लगा रहे हैं सीधे सीधे, नॉर्मल का वर्क डन भी क्या होगा 0। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी का वर्क डन बेटा इसलिए 0 है क्योंकि वो मोशन के कैसे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर। जो उसका और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन क्या होगा 0। क्या ये बस सारी बातें समझ में आ गई, लिख लो फटाक से। ये सब बेसिक बातें आगे काम आने वाली हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले 2 लेक्चर का जो डिस्कशन है वर्क डन का, ये बेहद इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है, और ये आगे के बाकी के लेक्चर की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। डन। लिखना है, किसको लिखना है, जल्दी लिखो। एक सवाल मैं लिखता हूं, तब तक आप लोग ये ट्राई करो। बेटा एक बॉडी है m मास की, और इस पे F फोर्स लगा रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल, और इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। और ये बॉडी मान लेते हैं कि इस बॉडी को हमने s डिस्टेंस कवर कराया, या ये बॉडी s डिस्प्लेसमेंट कवर करती है आगे की तरफ। बेटा यहां पर हमें बताना है फाइंड आउट नंबर 1 वर्क डन बाई, बेटा बताना है हमें F का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन, फ्रिक्शन का वर्क डन, ग्रेविटी का वर्क डन, मतलब ग्रेविटी मतलब mg का वर्क डन, चारों फोर्सेस का वर्क डन बेटा हमें अलग अलग बताना है। बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो s है, ठीक है। बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से s डिस्प्लेस, आप अपना आंसर mg म्यू, g डाउनवर्ड है, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब देखिए थोड़ा बहुत 5-10% तो पुराने, अब अगर आपको 2 चैप्टर के बाद ये पढ़ाया जा रहा है, मतलब वो 2 चैप्टर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत यूज़ होंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर तुम्हें यही नहीं पता फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो आपसे तो गलत होना ही है फिर। इसलिए कनेक्टिविटी फिजिक्स इसीलिए तो ख़राब है, क्योंकि पिछले चैप्टर से कनेक्ट होते हैं अगले वाले चैप्टर।
ना पूरी चीज़ें पता हो, 10-20% भी पता होंगी तो काम चल जाएगा। अब 10% न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो यूज होगा ही होगा, है ना। तो पहले आप बेटा ये बना लो कि फोर्स लग कैसे रहे। चलो मुझे बताओ, mg कैसे लगता है? नीचे लगता है। चलो आपने बताया, सही बताया। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, फोर्स आगे लग रहा है। फ्रिक्शन कैसे लगेगा? अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? पीछे। अच्छा, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा कि स्टैटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। चल रही है ना बॉडी, रगड़ रही है ना बॉडी, तो ये काइनेटिक लगेगा। अच्छा बताना एक बात, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखो मैं यहाँ बनाता हूँ राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बता सकते हो क्या mg और नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है? अगर सारे फोर्स में एक जगह दिखाऊं तो देखो, डिस्प्लेसमेंट है राइट, mg लग रहा है ऐसे, नॉर्मल लग रहा है ऐसे, फोर्स लग रहा है इस दिशा में, फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अब मुझे इस डायग्राम को देख वहीं से भी बता सकते, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। मुझे बताइए जो F है हमारा फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री। mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 180। तो क्या लिख नहीं पाओगे आंसर? लिखो। अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होती है? mg। तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन लगता है, म्यू के एन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? म्यू mg। तो चलो वर्क निकालो, चारों के चारों वर्क निकालो। एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, वही यूज करना है। आप समझिए तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। बस थीटा देखते जाना है, यूज करते जाना है। एक वर्क डन हम बताए दे रहे हैं, mg का वर्क 0 होगा, नॉर्मल भी, हाँ ये वाले हमने बता दिए, बाकी तुम बता। तो बेटा इसमें जो mg का वर्क आएगा, mg का वर्क वो है फोर्स हो गया mg। बेटा फॉर्मूला देखो क्या लगा रहे हैं, समझा करो। फॉर्मूला लगा रहे हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो F के नाम पर आएगा mg, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर s आएगा, cos 90 आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक, चलो नॉर्मल का वर्क बताओ इसी प्रकार से। नॉर्मल देखो ये एंगल 90 है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इस सर की तरफ, तो F इंटू एस इंटू कॉस 90 नॉर्मल का वर्क। छोटी छोटी बातें 3-4 बार बता रहे हैं। अब इसके बाद जहां नॉर्मल मिलेगा सीधे 0 लिखेंगे, समझाएंगे नहीं, अभी समझ लो। याद रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। 5 दिन बाद हमसे न पूछना नॉर्मल का 0 कैसे आ गया। ठीक है, mg का वर्क बताओ 0, नॉर्मल का 0। अब एक एक करके बताते हैं। फोर्स F का वर्क, चलो बताओ क्या आएगा? F इंटू एस इंटू कॉस 0, कॉस 0। क्या समझ पा रहे हो कॉस 0 कैसे आया? बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो दोनों का वर्क डन। नहीं 0 कहाँ होगा? कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो F इंटू एस होगा। अब बताओ फ्रिक्शन का वर्क कैसे है? तो फ्रिक्शन का वर्क देखना, ध्यान समझना। फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 कितना होगा बताओ? फ्रिक्शन कितना है? ये माइनस कहाँ से आया बताओ? कॉस 180 क्या होता है? -1। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट कितना? s। तो फ्रिक्शन का वर्क होगा माइनस म्यू mg s। इतनी सी बात है बस। बेटा जहाँ डाउट हो बता सकते हो, पूछ सकते हो, जल्दी से बताओ मुझे। कितने लोगों ने सारे आंसर सही किए थे? 40% लोग सिर्फ। दुखद है। समझ गए सारे लोग?
जिन्होंने जो गलतियां करी वो जरूर देखो क्या गलती कर रहे हो आप। फॉर्मूले को सही ढंग से अप्लाई करना है, ठीक है ना, बस एंगल सही से देखना है, वैल्यू सही से निकालनी है। डन। कोई लिख रहा है? जल्दी लिखो। एक क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना, यहां दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक। अब सुनो, सवाल में बस थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। सेम सवाल है, बस फोर्स मैंने एफ लगाया ऐसे एंगल थीटा पे, और मुझे वर्क डन चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का, और किसी का नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क चाहिए। आप अपने आंसर एफ थीटा म्यू एम जी के टर्म में लिखेंगे। किसका वर्क चाहिए? फ्रिक्शन का चाहिए। बॉडी को एस डिस्प्लेस किया है, फ्रिक्शन का वर्क चाहिए। गलत जवाब है। एस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। बोलिए आप। गलत जवाब। म्यू एम जी कॉस थीटा कैसे आ गया? मतलब ऐसा कर देते कि उधेलने का मन करता है। और कॉस थीटा कहां से आ जाएगा? यहां पे इंक्लाइन प्लेन है क्या? हाँ गिरी बताओ। अरे ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के बोलो, ऐसे खोल के बोल दिया। अब ठीक है। तुम्हारा एस मिसिंग था। हाँ तो बाद में बोलना चाहिए ना, पहले बोलना चाहिए, बाद में बोला ना। कैंसिल कैंसिल। एग्जाम में ऐसा होता है कि एक बार गलत हो गया, फिर वहां से न्यूज है, बेटा तुमने सवाल गलत कर दिया ना, धोखे से आके सही कर जाओ। देखो ये पक्की बात है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लो, कि फ्रिक्शन, देखो ये बॉडी को जब तुम घसीट रहे होगे, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, mg ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, f ऐसे लग रहा है, थीटा ये है, ये f cos थीटा है, ऊपर की तरफ f sin थीटा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो फ्रिक्शन है वो पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और बॉडी जा रही है आगे। तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है और बॉडी ऐसे जा रही है, कोण कितना है? 100। ये अपना वाला थीटा है, जो वर्क डन वाले में जो थीटा यूज होता है। ये थीटा न रख देना, ये हमारा थीटा ना है, ये तो कोई और थीटा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो एफ के नाम पर क्या आएगा? फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। प्लीज ध्यान दें, कई बार देखिए शब्दों में मत जाइए, मीनिंग पे समझा करिए। जो वर्क डन के फॉर्मूले में एफ एस कॉस थीटा लगाते हो, उसमें जो थीटा यूज करते हो वो फोर्स और किसके बीच का एंगल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हमने वर्क डन किसका पूछा है? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? पीछे की तरफ। बॉडी किधर जा रही है? आगे की तरफ। एंगल कितना लेंगे? 180। ना तुम सोचो ये थीटा दिया, ये थीटा कुछ और होगा, इसका कोई और यूज होगा। अब फ्रिक्शन होता है क्या? म्यू एन। कॉस 180 क्या है? आई, ये एस। अब नॉर्मल की वैल्यू रखनी होगी तुम्हें, नॉर्मल की वैल्यू भी तो रखनी होगी ना। तो नॉर्मल की वैल्यू बताओ कैसे रखोगे? यहां देखो नॉर्मल कैसे लिखोगे बताओ? n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो बताओ नॉर्मल क्या आएगा? एम जी माइनस ये बेटा नॉर्मल आएगा। ये थोड़ा सा एनएलएम यूज हो गया है ना। तो यहां नॉर्मल की वैल्यू लिख देंगे माइनस म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन। ये आंसर है बेटा फ्रिक्शन का वर्क। आप देखो सिस्टमैटिक फॉर्मूला लगाया, एफ एस कॉस थीटा लगाया, प्रॉपर एफ एस कॉस थीटा। डन बेटा। बिल्कुल बेसिक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं सोचना है, एकदम सही सोचना है, सरल सोचना है। आपको सीधे देखना है कि किसका वर्क पूछा है? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन कैसे लगेगा? पीछे की तरफ। बॉडी किधर जाएगी? आगे की तरफ। दोनों के बीच का एंगल 180। आपने फॉर्मूला याद किया, कांस्टेंट फोर्स का वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ के नाम पर फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट एस, थीटा 180। ये वाला थीटा उससे हमें मतलब नहीं, वो हमारे काम का थीटा नहीं है, हमें 180 लिखना है। कॉस 180 माइनस 1। फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद आएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो पूरा पूरा लगता है म्यू एन, तो म्यू के इंटू एन। अब म्यू के अलग नहीं दिया है तो म्यू ही ले लेंगे, तो म्यू इंटू एन इंटू एस। अब एन, अब यहाँ एनएलएम आ जाता है कि भाई एन कैसे निकालेंगे? तो वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके नॉर्मल निकाल लेंगे। वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? नॉर्मल। और कौन लग रहा है? एफ साइन थीटा। नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा। नीचे कौन लग रहा है? एम जी। तो नॉर्मल आ गया। अब ये साइन कैसे, कॉस कैसे? ये बचपन वाली बातें हैं, बचपन में पढ़ाई तुम लोग को। ये एफ कॉस एफ साइन दो कंपोनेंट होते थे, है ना। हर चीज़ रिपीट नहीं की जा सकती है, बहुत समय लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए। तो अब हम थोड़ा सा कहानी को चेंज करते हैं। बेटा ये एक पुली है, ध्यान दें थोड़ा सा। इस पुली में हमने दो बॉडी लटकाए। एक बेटा 3 किलोग्राम की बॉडी है, एक बेटा 2 किलोग्राम की बॉडी है। ये टेंशन लग रहा होगा दोनों बॉडी पे। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड आउट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। नंबर 1 ऑन ए, नंबर 2 ऑन बी, नंबर 3 ऑन सिस्टम, नंबर 3 ऑन सिस्टम।
नंबर 3 ऑन सिस्टम। अब ये सवाल एक्चुअली थोड़ा बेहतर सवाल है, इसमें से कोई एक चीज पूछेगा आपसे। इसमें कह रहा है ये जो धागे का टेंशन है, टेंशन भी तो फोर्स ही है, ये टेंशन बॉडी ए पे कितना वर्क कर रहा है, बी पे कितना कर रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कितने टाइम में बताना है। ऑन ए, ऑन बी, ऑन सिस्टम फ्रॉम या इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में वर्क डन बताना है कि 4 सेकेंड में कितना वर्क डन करेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे बेटा, वर्क डन करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 2 की 3? सुअर हो तुम लोग बिल्कुल। कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए? कौन कौन? फोर्स पता होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, और एंगल पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने इस टेंशन का वर्क डन पूछा है, तो टेंशन पता होना चाहिए ना? अरे बोलो। तो टेंशन तो दिया नहीं गया, तो क्या करोगे? निकालोगे। कैसे निकालोगे? एनएलएम में पढ़ाया है। अच्छा 4 सेकेंड में पूछा है, टाइम नहीं चाहिए, लेकिन 4 सेकेंड में ये बॉडी कितना ऊपर जाएगी, क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे? S बराबर ut प्लस, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पुली का, पुली वाले सवाल का। एक्सेलरेशन की मदद से क्या निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट। और न्यूटन्स लॉ से क्या निकालोगे? टेंशन। जब टेंशन निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, तब जाके एंगल देखोगे कि ये वाली बॉडी भारी है, ये नीचे जाएगी। तो जब ये वाली बॉडी नीचे जाएगी तो बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, सुअर का इनके नीचे, और टेंशन ऊपर। एंगल कितना? 280। इसमें बॉडी कहां जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन, एंगल कितना? ये सवाल इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ी काइनेमेटिक्स, थोड़ा न्यूटन्स लॉ, थोड़ा वर्क डन, थोड़ा वेक्टर सब यूज हो रहा है। अब मैंने आपको सारे हिंट दे दिए। अब मैं चाहता हूं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पूरा प्रयास करो। पहले एक्सेलेरेशन निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर वर्क डन के फॉर्मूले लगाओ। आंसर मुझे तुम ही से निकलवाना, मैं नहीं सॉल्व कर रहा है इसको। सही लग रहा है? करो बेटा करो।
हाँ भाई, बेटा मुझे बताओ बेटा कि इसमें ये वाली बॉडी एक्सेलेरेशन ए से नीचे जाएगी, ये वाली बॉडी एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जाएगी। बताओ ऐसा ही होगा ना? क्या बेटा हम ए निकाल सकते हैं डायरेक्ट? बताओ निकाल सकते हैं क्या? तो कैसे निकालेंगे? ए याद करो बेटा, हमने एक शॉर्टकट सिखाया था। शॉर्टकट क्या? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बताओ था कि नहीं था? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई क्या था नेट पुलिंग फोर्स बेटा? इसमें देखो ये वाला वेट पुल करेगा 3G, ये बॉडी नीचे जा रही, टेंशन हम लेते नहीं थे इसमें, और 2G ये बॉडी ऊपर जा रही, 2G नीचे लग रहा है, तो 3G माइनस 2G दोनों बॉडी के वेट घटा देते थे। ये नेट पुलिंग फोर्स होता था। डिवाइड बाई टोटल मास है 3 + 2 5, तो बेटा ये G/5 है। G को 10 ले लेते हैं तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी को कोई दूसरा तरीका पता है न्यूटन्स लॉ लगा के, तो न्यूटन्स लॉ लगा के ऐसे करेंगे, T - 2G = 2A और 3G - T = 3A। एक इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, एक इसके लिए लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यही आएगा। क्या आप कंफर्टेबल हैं ए निकालने में? पहला स्टेप है। अब मुझे T भी चाहिए, तो मजबूरी है, एक तो न्यूटन्स लॉ लिखना ही पड़ेगा। किसके लिए लिख दें? 2 kg वाले के लिए लिखे दे रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं T - 2G। बॉडी ऊपर जा रही बेटा, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, तो जो नेट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो जब F = ma लगाना सिखाया था तो बताया था, क्या बताया था? कि जिस तरफ एक्सेलेरेशन होगा उस फोर्स को कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। तो T - 2G = F = ma। A की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4, 20 उधर गया, टेंशन कितना हो गया? 24। तो देखो बेटा टेंशन आ गया, एक तो कम से कम पता चल गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे बेटा? S = ut, तो u कितना है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू, तो ut + ½ AT²। तो u बेटा 0 है, ½ a है 2, टाइम है 4 का स्क्वायर। क्या डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर आएगा? बहुत बढ़िया डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन तो कॉपी किया होगा ना सबने? इधर से साफ कर लूँ थोड़ा, चलो। तो बेटा अब पूछा है टेंशन का वर्क डन बताओ। देखो टेंशन पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। इस वाली बॉडी पे वर्क लिखने जा रहा हूं। ये वाली बॉडी कहां जा रही है? ऊपर। तो वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन किस बॉडी पे? ए बॉडी। चलो बताओ कितना आएगा? वर्क डन बाई टेंशन ऑन बॉडी ए T × S × cos 0। चूंकि जो टेंशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा बताओ? T कितना है? जल्दी बोलो, T कितना है? T है 24, डिस्प्लेसमेंट cos 0 1, तो 24 एक कम 24 240 और 24 छक कितना होता है? 144, तो 240 144 384, यही आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब बॉडी बी पे लिखोगे तो इसमें बस cos 180 हो जाएगा, तो टेंशन हो जाएगा 24, डिस्प्लेसमेंट भाई जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, और cos 180 हो जाएगा। तो कितना आएगा भैया? -384। और नेट वर्क डन क्या होगा सिस्टम पे? 0। तो जो नेट वर्क डन होगा W नेट +384 -384 0। जब मैंने तुम्हें कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था तो यही बात बताई थी कि ये जो इंटरनल टेंशन होता है इसका नेट वर्क कितना होता है? 0। याद है ना? पावर और वर्क 0 बताया था, सिग्मा T.V = 0। याद नहीं आ रहा होगा, हमें समझते हैं तुम लोगों के टैलेंट को।
लेकिन अब क्या है, हमने अपना फर्ज निभाया, तुम नहीं याद कर रहे हो तो तुम समझो। तो कभी कभी अच्छा सवाल भी एग्जाम में टपक जाता है। अच्छा कठिन नहीं है, बस ये मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये मल्टी कॉन्सेप्चुअल मतलब यहाँ वर्क निकालने के लिए काफी कुछ और भी काम करना पड़ रहा है। जिस फोर्स का वर्क निकालना वो फोर्स ही नहीं पता है तो पहले फोर्स निकाला, टेंशन। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा। डिस्प्लेसमेंट के लिए काइनेमैटिक्स लगानी पड़ी, उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए था तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ा। तो ऐसा दूसरा सवाल कर ले जाओगे? एक सवाल करके दें? चलो भी देते हैं तुमको, देखते हैं कितनी देर में आंसर बताओगे। अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो तुमने अभी सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में। कौन सा फॉर्मूला? एफ उसी पे देखो कितने वेरिएशन है सवालों के, उसी पे वेरिएशन इतने सारे। कोई नोट कर रहा है क्या? लिखो जल्दी लिखो। एक आधा हाथ उठेगा तो मैं नहीं रुकूंगा, जल्दी लिखो। आइए चलो एक बिल्कुल ऐसा ही सवाल देता हूं मैं। अभी दोनों की वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट से रिलीज किया है, ये टेंशन लग रहा होगा। फाइंड आउट वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए इन फर्स्ट 2 seconds। पहले 2 सेकंड्स में कितना वर्क डन?
आ गया। a बराबर क्या है 3g माइनस 1g डिवाइड बाई 4, ये है g/2, मतलब g की वैल्यू 10, ये 5। डिस्प्लेसमेंट है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हो गया 10 मीटर। और टेंशन देखोगे तो ये 1g लगेगा, ये ऊपर जाएगा, तो t माइनस 1g बराबर 1a, तो ये 10 और 5 15, 15 ये है, 10 ये है, तो वर्क डन आ जाएगा t इंटू एस इंटू कॉस 0 150। क्यों 3 और 1 ही तो है, तो 2g/4 g/2 5, ठीक तो है। 150 आ रहा होगा, बस 20 सेकेंड लगेगा। एक्सेलेरेशन निकाला, उससे डिस्प्लेसमेंट, टेंशन, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप जरूर है पर बड़ा नहीं है सवाल। अब इसको कई बार हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें समय लगता तो हमें लगता है अरे बड़ा लंबा है, इसमें तो टाइम ज़्यादा लग रहा, अरे ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में। 4 सवाल करोगे फिर टाइम अपने आप कम हो जाएगा। सब प्रैक्टिस की खेल होती है सब। कितने लोगों का सही आया था? 60%। अब मैं 100% लोगों का लाने के लिए तीसरा सवाल नहीं लिखूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। अब आप समझ जाइए, ठीक है। एक सवाल और करेंगे, एक बॉडी है जो m मास की बॉडी है, ये फिसलते हुए नीचे आ रही, फिसलते हुए नीचे आ रही, यहां तक आ गई, और ये जो लेंथ है प्लेन की ये s है, पूरी ये पूरी लंबाई s है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको बताना है फाइंड आउट वर्क डन बाई नॉर्मल बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब mg, बाई फ्रिक्शन, कोफिशिएंट म्यू है। ये सारे के सारे वर्क डन बेटा आगे इस्तेमाल होंगे, ध्यान रखना। आगे
हाँ भाई, अब देखो एक एक करके निकालते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो रास्ते में कहीं पर भी ये बॉडी जब ऐसे आएगी तो नॉर्मल कैसे लगेगा, इस तरफ से। अगर थोड़ा ध्यान दो तो नॉर्मल बेटा ऐसे लग रहा है, और बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रही है, ऐसे। बताओ एंगल कितना है, समझ आ रहा है क्या? एंगल कितना है? तो नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? जीरो। साफ साफ बना, एकदम डायग्राम क्लीन, साफ साफ समझ में आएगी क्या है क्या नहीं। अब आइए हम ग्रेविटी की बात करते हैं। देखिए समझिए बात को, बॉडी का mg ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, ये थीटा है, पर बॉडी ऐसे आ रही है, ये वाला एंगल चाहिए। कितना एंगल होगा? समझ नहीं पा रहे हो। ये कितना है? 90। ये कितना है? थीटा। तो ये कितना होगा बताओ? ये होगा 90 माइनस थीटा। तो mg के और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? तो अपने फॉर्मूले में जो fs cos थीटा का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? 90 माइनस थीटा। थीटा मत रख दे, क्या रखोगे? आओ रखते हैं, mg का वर्क निकालते हैं। mg का वर्क या ग्रेविटी का वर्क निकालते हैं। ग्रेविटी का बताओ क्या लिखोगे? फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट S। ये पूरा नीचे कितना है? S कॉस, बताओ क्या लिखें? हाँ 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाए कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो mg S साइन थीटा। आप देखो मैं फॉर्मूला ही सिखा रहा हूं, लेकिन लोग फॉर्मूला ही लगा नहीं पाते। मैं वही तो बता रहा हूं, हल्के में न लीजिए आप। अब आप यहाँ अब देखो मैं साफ साफ डायग्राम बनाता हूं एकदम क्लैरिटी से, कि अब यही गुचुर पुचुर कर दोगे समझ ही नहीं आएगा। देखो प्रॉपर कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस तरफ फोर्स लग रहा है, बीच का एंगल क्या है। कठिन नहीं है चीजें, लोग कठिन बना लेते हैं जबरदस्ती की। अब इसी का वर्क डन दूसरी तरह से भी निकाल के दिखाऊंगा। पहले फ्रिक्शन का निकाल देता हूं। अब मुझे बताओ फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा? फ्रिक्शन ऐसे ऊपर लग रहा होगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन। अब कहते हो सर एन ही नहीं पता है, तो क्या एन पता है कि नहीं पता? बताओ एन किसके बराबर होता है? तो इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल की वैल्यू होती है mg cos थीटा के, और फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एन। अच्छा ये बताओ, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, एंगल कितना है? फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 है कि नहीं है? तो चलो फ्रिक्शन का वर्क लिखते हैं। फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। कॉस 180 है माइनस, फ्रिक्शन है म्यू एन, डिस्प्लेसमेंट है एस। एन की वैल्यू है माइनस mg cos थीटा इंटू एस। अब ऊट पटांग तरीके से लोगों को लगता है ये थीटा वर्कडन वाला थीटा है। अरे ना भाई, वर्कडन वाले में जो थीटा आता है वो कितना है? वो तो 180। ये तो हमारा नॉर्मल की वैल्यू में थीटा आ रहा है, वो अलग। इसका हमारे उस थीटा से लेना देना थोड़े ना है। आप देखिए ना, मैं बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस दिया गया है। एंगल 180 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? बॉडी नीचे आ रही है, फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है। बॉडी नीचे आ रही है, फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है। बॉडी नीचे आ रही है, फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है। 180 डिग्री एंगल। क्या सारे वर्क डन समझ में आ गए? बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे बेटा ये सारे वर्क, जब हम मेन कोर क्वेश्चंस में एंटर करेंगे। वर्क डन ही नहीं आएंगे तो कहानी आगे गड़बड़ हो जाएगी। केवल एक फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आज तुम्हें, दूसरा न पढ़ाऊंगा आज, लेकिन अभी बहुत बातें बाकी है इसमें। अब mg का वर्क दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, किसी भी फोर्स का वर्क निकालने के लिए तुम ये भी कर सकते हो कि फोर्स के कंपोनेंट करके अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग वर्क डन निकाल लो।
और जोड़ दो तो भी वही आंसर आएगा। मतलब अगर तुम्हें लगे कि फोर्स का कंपोनेंट करने से चीज़ें ज़्यादा आसान हो जा रही हैं, देखो मुझे क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही कि मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। जहां पर भी मैं देखता हूं कि थोड़ा सा भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है या कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे मुझे इसी बात से उलझन हो रही कि ये एंगल 90 माइनस थीटा आपको देखना पड़ेगा, फिर cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। मुझे पता है कि आप में से 95% लोग कंफर्टेबल हैं, बट 5% लोगों के लिए एक मेथड में और बता देता हूँ कि अगर वो सरल लगे तो उससे कर लेना। आइए मैं समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो mg के दो कंपोनेंट होते हैं, ये वाला होता है mg cos थीटा और ये वाला होता है mg। बॉडी आ रही है नीचे की तरफ। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अब आप mg को एक फोर्स मत मानिए, उसको भूल जाइए। अब आप ऐसा समझिए कि बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। इसे मैं F1 कहूंगा, इसे मैं F2 कहूंगा। अब मुझे एक जवाब दो, mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? तो जो mg cos थीटा वाला फोर्स है वो कितना वर्क करेगा? कितना वर्क करेगा? क्या समझ आ रही बात? क्योंकि mg cos थीटा ऐसे लग रहा है और बॉडी ऐसे आ रही है, तो बीच का एंगल बताओ। बॉडी ऐसे आ रही है, बीच का एंगल क्या है? 90। यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वो कोई भी वर्क डन बाई mg cos थीटा इज 0। एफ एस cos 90, f की जगह पर mg cos थीटा, s की जगह पर s और cos थीटा की जगह पे cos 90। अरे समझ आ रही क्या? अच्छा बताओ, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, क्या उसी दिशा में बॉडी नीचे आ रही है? तो mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना? तो अगर मैं इसका वर्क डन लिखूंगा, देखना जरा, तो मैं लिखूंगा fs cos थीटा लिखना होता है। f के जगह पर क्या लिखूंगा बताओ? f की जगह पर क्या लिखूंगा? mg sin थीटा। s की जगह पर क्या लिखूंगा? s। अब बताओ थीटा की जगह पर क्या लिखना है? mg sin थीटा नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे आ रहा है, एंगल कितना हो जाएगा? 0। ये है हमारे वर्क वाला। बताइए cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या ये mg इंटू s इंटू साइन थीटा नहीं लिखा है? बताइए, क्या ये वही आंसर आ रहा है जो यहां से आ रहा था? कहीं तो लिखा था ये। तो कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि mg का सीधे सीधे वर्क निकालने में उलझन है ये, और वैसे कौन सी बड़ी बात है, mg ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, यही एंगल ही तो देखना है। ये थीटा है, 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाए। तीनों कोणों का सम 180 होता है बेटा, 180। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत क्लैरिटी से डायग्राम साफ साफ बना के एकदम सेट करके दिमाग में तब आपको सवाल करने हो। तो अगर आपको एंगल वेंगल देखने में दिक्कत हो तो mg के दो कंपोनेंट कर लो। mg sin थीटा की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो उससे वो आंसर आ जाएगा। mg cos वाला परपेंडिकुलर, उसका वर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक बात और सीखी कि यदि हम किसी फोर्स का वर्क डन निकालना चाहें तो उसके कंपोनेंट करके अलग अलग कंपोनेंट का वर्क डन निकाल कर जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो उस फोर्स का डायरेक्ट वर्क निकालने पे आंसर आएगा। ठीक है, फटाक से लिखो भाई।
डन बेटा। अब देखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ये हम पढ़ रहे हैं, पर इसका हम अनदर व्यू पढ़ रहे हैं, अनदर व्यू, दूसरा नजरिया क्या है, बहुत ध्यान समझना बेटा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला तो बिल्कुल सीधा सीधा F डॉट एस है, जिससे हमने सारे सवाल किए एफ एस कॉस थीटा। लेकिन इसे हम दूसरी नज़रों से भी देख सकते हैं, इसे ऐसे भी याद करते हैं। जैसे मान लो बेटा ये वाली बॉडी है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है और ये वाली बॉडी यहाँ आ गई, तो ये जो P पॉइंट है जिस पे हमने फोर्स लगाया है, इसका डिस्प्लेसमेंट S है, ये एंगल थीटा है। तो ये वाला P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो आपका वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होगा। तो बहुत ध्यान समझना, ये जो P पॉइंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिसका नेट डिस्प्लेसमेंट S है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल थीटा है। तो वर्क डन को हमने अभी तक ऐसे पढ़ा कि भैया जो वर्क डन होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी को अगर मैं दूसरी नजर से देखूं, ध्यान समझना कैसे दिखा रहा हूं। अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूं, ये बेटा ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ फोर्स है। फोर्स जिस दिशा में लग रहा है वो लाइन, कौन सी लाइन है बेटा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह सकते हो, या फोर्स के अलोंग डायरेक्शन। ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट समझना बहुत ध्यान पूर्वक। मैं इस वेक्टर के अब की बार फोर्स के कंपोनेंट नहीं करूंगा, कंपोनेंट किसके कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट करूंगा फोर्स के अलोंग और फोर्स के परपेंडिकुलर। तो ध्यान समझना, ये जो एस वेक्टर है, एस वेक्टर, इस एस वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट करने जा रहा हूं। तो एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ये बताओ ये वाला कंपोनेंट थीटा एंगल में कंपोनेंट क्या होता है? ये वाला बताओ क्या आएगा? एस, और एक इसके परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा? एस। क्या किया पहले समझो। ये बेटा मेरे पास एक वेक्टर था एस, ये बेटा एंगल थीटा बन रहा था, इस दिशा में लग रहा था फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा था फोर्स। तो मैंने इस वेक्टर के दो कंपोनेंट किए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ एस कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ एस साइन। ये एस कॉस थीटा। जरा ध्यान समझना, व्हाट इज दिस? दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का दूसरा कंपोनेंट है। ये वाला जो कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में है? अलोंग द फोर्स, फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इस वाले कंपोनेंट को क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऐसे भी बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्क डन है वो F इंटू एस कॉस थीटा है। अब मैं इसे ऐसे एफ एस कॉस थीटा को ऐसे पढ़ रहा हूं, F इंटू एस कॉस थीटा। तो समझना जरा ध्यान से, क्या मैं इसे ऐसे नहीं समझ सकता कि जो वर्क डन है वो क्या लिखा है? F मतलब फोर्स, और S कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ये जो S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन S cos थीटा को मिला के बोला जाए तो क्या बोलेंगे? वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन, यानी इसे सीधे सीधे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, अलोंग द फोर्स। मतलब जो एफ एस कॉस थीटा है उसे ऐसे भी समझा जाए। एक ही चीज है, बस कहने का ढंग बदल दिया। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यह है फोर्स, और ये फोर्स की डायरेक्शन, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं,
बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन लिखा है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है। इससे 2-3 सवाल ऐसे बनेंगे जिनमें हम डायरेक्टली कर दिया करेंगे। यानी हमारे पास 2 रास्ते होंगे। अब हम या तो हम एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे, बाकायदा फोर्स देखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, बीच का एंगल देखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम सीधे फोर्स देखेंगे और नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं देखेंगे, सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, जो फोर्स के अलोंग लग रहा है, जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का वही कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अब इसको लिखिए, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको 1-2। आज बायो की क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट होगी, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ सूचना दे सकता हूँ। गलत इंसान से गलत सवाल पूछ रहे हो। ये सूचना आई थी पर्ची में लिख के, इसलिए मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा। उसके बाद सुन तो लो, उसके बाद 15 मिनट तुम्हें खाने का 20 मिनट टाइम मिलेगा, उसके बाद सर आएंगे। मतलब जो बायो की क्लास होगी वो 12:45 से पहले स्टार्ट नहीं होगी। लिखो लिखो लिखो, बस सूचना समाप्त। तो इसलिए किसी को हड़बड़ाहट में जरूरत नहीं कि खाने जाना पीने जाना, आराम से खाने पीने का टाइम मिलेगा। तो कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन को देखने का एक नज़रिया ये भी है कि हम सीधे सीधे फोर्स ले लें और बॉडी का वो विस्थापन ले लें जो बल की दिशा में है, बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट ले लें जो फोर्स के अलोंग है। आइए एक एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल समझाता हूं, बहुत सरल एग्जाम्पल, तुरंत समझो। जैसे मान लो बेटा एक बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है F नॉट आई कैप। बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? और मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है D1 आई कैप, D2 जे कैप। ऐसे होगा, कुछ आई में भी होगा, जे में भी होगा। और हमने तुमसे कहा, अच्छा मुझे बताना, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसा होगा इसके पास, इसका अब मुझे बताना जरा, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? एक्स वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? और वाई में कितना है? पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 से करेंगे। तो W करेंगे F डॉट S,
चलो डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या होगा, आई का कोफिशिएंट आई से तो मल्टीप्लाई होगा, तो एफ नॉट इंटू डी वन, और डी टू से बताओ क्या मल्टीप्लाई होगा, 0। तो बताओ वर्क डन कितना आएगा। तो तुम ध्यान से देखो वर्क डन आखिर कितना आया, फोर्स लग रहा था एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद देखो वही तो आया है, फोर्स इनटू फोर्स की दिशा में विस्थापन। फोर्स की डायरेक्शन थी आई कैप, और आई कैप की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था सिर्फ वही मल्टीप्लाई हो रहा, देख लो। यही तो बताना चाह रहा हूं मैं कि आप अगर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ना लगाओ, आप सीधे कह देते कि सर फोर्स को हम उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में विस्थापन। अब यहां डॉट नहीं करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है बस। तो आपने कहा सर एक ब्रैकेट में फोर्स, अब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखना है। सर फोर्स की डायरेक्शन है आई कैप एक्स एक्सिस, और एक्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डी वन है, तो सर डी वन से मल्टीप्लाई कर देखा था। लेकिन इस सवाल के लिए थोड़े ना हम करेंगे, इस सवाल में तो डॉट प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा आसान, मैं तो दिखा रहा हूं कि वही आंसर आ रहा है। कहां अप्लाई करेंगे ऐसे सवालों। मान लीजिए ये बेटा एक टेढ़ा मेढ़ा ये सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, ये हाइट h, यहां से एक पार्टिकल को m मास का छोड़ा g डाउनवर्ड है। अब ये पार्टिकल इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे फिसलता हुआ चला आ रहा है, और इस पे जो ग्रेविटी लग रहा है, इस पे जो वेट लग रहा है, वेट, इस वेट का वर्क डन बताना है, mg का वर्क डन बताना है। अब तुम ध्यान से देखना, पार्टिकल यहां से चलेगा, सुनना ध्यान से, फोकस करो, यहां से चल रहा है, यहां तक आ रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये हमें पता ही नहीं कितना है, और एंगल चेंज वेंज होता जा रहा है, ना ये पता है ना ये पता है, हमें तो सिर्फ h दिया गया है, हमारे काम का सिर्फ h ही है। अगर हम ये कुछ मान भी लेंगे, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर भी लेंगे, जैसे भी थोड़ी देर पहले निकाला था, mg इंटू एस इंटू साइन थीटा, घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन तो हमें इस सवाल में ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हम सेकेंड वाले नजरिए से आंसर लिख दें। हमें एफ एस कॉस थीटा समझ नहीं आ रहा, तो हमने कहा यार mg का जो वर्क डन होगा, जो mg का वर्क डन होगा, हम क्या लिख रहे हैं, फोर्स, हम ये लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब मुझे बताओ, ये जो mg लग रहा है वो कैसा लग रहा है, हमेशा वर्टिकल। तो mg की जो डायरेक्शन है वो लगातार कैसी है, वर्टिकल। तो बस तुम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो, कितना mg नीचे लग रहा है, तो नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बस वो देख लो। तो बताओ नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, h, तो सीधे सीधे h आ जाएगा। कुछ भी कर लो, mg का वर्क डन mg h ही आता है हमेशा, कभी बदलेगा नहीं। हाँ, फर्क इतना है बेटा कि अगर फोर्स नीचे लग रहा है और बॉडी ऊपर जा रही है, तो वर्क आएगा माइनस mgh, अपोजिट हो जाएगा, और अगर नीचे आ रही है बॉडी तो प्लस mgh। मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले आपने ये जो mg का वर्क निकाला है, mg इंटू एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। जरा मैं फोकस करना, जरा ये वाली हाइट अगर h मान लूँ और ये एंगल थीटा है, प्लीज ध्यान देना, साइन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो h बटे s। तो बताओ जरा s साइन थीटा की वैल्यू यहाँ क्या थी, h, यानी ये कुछ और नहीं था, ये mg इंटू h था। अरे दिख रहा है क्या? तो हम ऐसे नहीं करेंगे mg का वर्क डन कभी। फिर भी मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको हाउ टू यूज द फॉर्मूला उसकी प्रैक्टिस करा रहा था। हम जब भी mg का वर्क आएगा, जब भी पार्टिकल नीचे आएगा, तो अगर नीचे आ रहा है तो वर्क डन प्लस mgh, और अगर ऊपर जा रहा है तो वर्क डन माइनस m। हम इस वाले मेथड से करेंगे, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई भी बॉडी h ऊंचाई नीचे आ जाती है तो mg का वर्क हमेशा हमेशा कभी फेल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, प्लस mgh, और बॉल अगर ऊपर जा रही है तो क्या होगा, माइनस mgh, क्योंकि वो चाहे जैसे रास्ते पे जा रही हो। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक है, यहाँ से बॉल को फेंक दिया हमने, ये इनिशियल है, यहाँ बॉल पहुँच गई, ये फाइनल है, और ये हाइट h है, तो ये mg नीचे लग रहा है। इस सिचुएशन में जो ग्रेविटी का वर्क होगा, ग्रेविटी का वर्क होगा माइनस mgh।
ये दो बातें बहुत ध्यान से याद रखिए, आप फटाक से नोट करिए, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। इतना ही पढ़ाना है सर, लेट आएंगे थोड़ा और। चलो मेरी क्लास भी तो है। तो आज के लिए यहीं तक, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जैसे पुरानी चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे भूलते रहे तो तुम बहुत आगे नाम रोशन करोगे मेरा। नालायक को भूलना बंद करो।